लास्ट लेक्चर में बीएससी पार्ट सेकेंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चल रहा था, उसमें अपन जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उनके भी लाक्षणिक गुणधर्मों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो टॉपिक है आज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, प्रथम संक्रमण श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आपको पता है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी 21 से लेकर 30 एटॉमिक नंबर तक चलती है, यानी कि इसमें 10 एलिमेंट प्रेजेंट है। तो इनका जनरल जो फॉर्मूला है वो पहले मैंने आपको बताया था कि n-1 d 1 से लेकर 10 n s 1 और 2। इसमें n है ये मुख्य क्वांटम संख्या है जो बाह्यतम कोश को बताती है कि जैसे मालूम है n का मान 4 रखूँ यहाँ पर और ये d है 4 s 1 और 2 1 और 10। अब यहाँ पर मैंने n का मान 4 रख दिया तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किस जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो d में एंटर करेगा। तो यहाँ आ जाएगा 3 d 1 से 10 n का मान 4 है 4s 1 और 2। इस तरीके से इनमें इलेक्ट्रॉनिक जो n है ये बताती है कि कौन सी सब सेल में इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, और ये n बताता है कि बाह्यतम कोश कौन सा है। तो शुरू करता हूँ मैं। 10 एलिमेंट है, तो जो तत्व या प्रतीक या यूँ कह सकते हैं कि इनका सिंबल क्या है जिससे इसको पुटअप किया जाता है। सेकंड है इसका नाम, थर्ड है जेड जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 3D श्रेणी है ये स्कैंडियम है, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। इसका नाम है स्कैंडियम, ये टाइटेनियम, ये वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और लास्ट में है जिंक। इसका एटॉमिक नंबर 21 है, ये 22, ये 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एट लास्ट 30। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की यदि बात करें स्कैंडियम की तो ये 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 2 and 2, 4, 6, 10, 12, 18। इसके बाद 3d और 4s ऑर्बिटल आते हैं। कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम आब्बो नियम के अनुसार आब्बो नियम को याद रख के भरा जाता है। पहले उस कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा जिसकी एनर्जी क्या हो, कम हो। तो 3d 1, 4s 2, यहाँ से यहाँ तक ऑर्गन, यहाँ तक। तो नेक्स्ट ये पूरा नहीं लिखकर अपन ऑर्गन या अक्रिय विन्यास लिख सकते हैं इसकी जगह।
तो टाइटेनियम है उसका है 3d2 4s2, वेनेडियम का है 3d3 4s2। अब जो क्रोमियम है 24 उसका है 3d5 4s1, मैग्नीज का है 3d5 4s2, इसका है ऑर्गन 3d6 4s2, इसका है ऑर्गन 3d7 4s2। 28 इसका है ऑर्गन 3d8 4s2, इसका है कॉपर का 3d10 4s1 और जिंक का है 3d10 4s2। तो कहने का मतलब क्या है कि इसके अंदर D9 कॉन्फ़िगरेशन और D4 कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है। तो ये जो स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, जो स्कैंडियम है और एक जिंक, ये एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। दूसरी यहाँ समझने वाली बात है कॉन्फ़िगरेशन की, तो सिर्फ और सिर्फ इन दोनों ही कॉन्फ़िगरेशन में आपको क्या है थोड़ा अलग नज़र आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए था 3d4 4s2, उसकी जगह क्या आ जाता है 3d5 4s2, 3d6 3d7 3d8 3d9 होना चाहिए था यहाँ पर 3d9 4s2 होना चाहिए था, जबकि होता क्या है 3d10 4s2। तो ये दोनों ही जो कॉन्फ़िगरेशन है क्रोमियम और कॉपर का, वो आबो के नियम से क्या करते हैं, विचलन दर्शाते हैं। अब विचलन क्यों दर्शाते हैं, इसके क्या कारण हो सकते हैं? तो पहला कारण तो ये है कि 3d और 4s इन दोनों की जो कक्षक है, इन दोनों की ऊर्जाओं में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। ज़्यादा अंतर नहीं होने के कारण एक 4s का इलेक्ट्रॉन इधर जंप कर जाता है, या यूँ कर सकते हैं कि इनकी इतनी कम एनर्जी रहती है इन दोनों के मध्य, जो मीडियम या माध्यम से आसानी से गेन कर लेते हैं और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाता है। ऐसा इसमें होता है, 4s का इलेक्ट्रॉन इक्वल एनर्जी 3d और 4s इन दोनों की ऊर्जाएं लगभग बराबर होने के कारण 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3d के अंदर पहुंच जाता है। और दूसरा जो रीजन है इसका, ये बताता है कि अर्धपूरित विन्यास या बिल्कुल ही खाली या पूर्ण पूरित विन्यास, ये तीनों ही कंडीशन ऐसी होती है जो किसी भी अन्य तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तुलना में ज़्यादा स्थायी होती है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसको आप डिनोट कर लो। आगे है कि क्रोमियम और कॉपर, इस श्रेणी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्रोमियम और कॉपर दोनों ही क्या है, आबो नियम से क्या विचलन दर्शा रहे हैं। और जब विचलन दर्शा रहे हैं तो उसके कुछ न कुछ कारण हैं, उस कारणों की मैं बताऊंगा क्या क्या कारण है। नोट, क्रोमियम उक्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्रोमियम एंड कॉपर क्रोमियम एंड कॉपर आबो सिद्धांत से विचलन दर्शाते हैं, जिनका कारण निम्न है। देखो, फर्स्ट जो इसका कारण है कि 3d व 4s 3d
व 4s की ऊर्जा में कम अंतर होने के कारण एक इलेक्ट्रॉन 4s से आसानी से 3D में आ जाता है। इतना कम अंतर होता है कि ये जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है यहाँ से यहाँ ट्रांसमिट होने की, ये आसानी से मीडियम से इनको क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। सेकंड जो इसका रीज़न है वो ये कहता है, इस तरीके से बता सकते हैं कि जो 3D और 4s इनकी एनर्जी इक्वल आसानी से आ जाता है। दूसरा ये है कि अर्धपूरित विन्यास, जैसे मैं एक बात करूं, डी ब्लॉक में जो कॉन्फ़िगरेशन अपन फील करते हैं 1 2 3 4 5, तो इनके अंदर इस तरीके का यदि कॉन्फ़िगरेशन है तो वो होता है अर्धपूरित विन्यास। और पूरित विन्यास, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं D5, एवं पूर्ण पूरित विन्यास इस तरीके से D10, अन्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं। तो दोनों ही रीजन आपको समझ में आ गए होंगे कि आपको जो है वो ये बताता है कि कोई भी एलिमेंट है उसमें यदि आप इलेक्ट्रॉन फील करते हो तो पहले निम्नतम ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन फील करोगे, उसके बाद उच्चतम ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन को फील करोगे। 3D और 4s की एनर्जी में कम अंतर होने के कारण एक इलेक्ट्रॉन 4s से आसानी से 3D में आ जाता है। दूसरा रीजन है अर्धपूरित विन्यास और पूर्ण पूरित विन्यास अन्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तुलना में अधिक स्थायी होता है। इसीलिए कॉपर और क्रोमियम दोनों ही अपवाद में आते हैं, जिनका अपवाद का कारण क्या है, ये दोनों ही कारण अपवाद का है। ओके, नेक्स्ट जो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि क्या कारण है कि क्रोमियम और कॉपर दोनों ही प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अपवाद प्रदर्शित करते हैं। तो अपवादों का दोनों का ही कारण ये है कि अर्धपूरित और पूर्ण पूरित विन्यास प्राप्त कर स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए अपना एक 4s से इलेक्ट्रॉन 3D में एंटर हो जाता है। नेक्स्ट जो सेकंड इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेकंड प्रॉपर्टी है। फर्स्ट जो था ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो भी खत्म हुआ है, सेकंड है इसका एटॉमिक रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई। परमाणु त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या। अब आपको पता है कि परमाणु त्रिज्या क्या होती है और आयनिक त्रिज्या क्या होती है। आयनिक त्रिज्या परमाणु त्रिज्या से हमेशा क्या होती है, छोटी होती है। जैसे मैं ये कह सकता हूँ कि इन दोनों में से बड़ा कौन है, तो इन दोनों में से बड़ा ये आयनिक रेडियाई नेगेटिव चार्ज। इन दोनों में से बड़ा कौन है, ये न्यूट्रल चार्ज। और इन दोनों में से जैसे ये है। तो कहने का मतलब क्या है कि एटॉमिक जो रेडियाई क्या है कि कोई परमाणु है उसके नाभिक है और ये क्या है, बाह्यतम कोश है। जैसे NS है, ये N माइनस, ये क्या है N-1 भी, ये NS है, ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ये दो।
कि किसी परमाणु के नाभिक और बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी क्या कहलाती है? एटॉमिक रेडियाई। या यूँ कह सकते हैं कि किसी परमाणुविक या आयनिक अवस्था में किसी एटम के नाभिक और बाह्यतम कोश में पड़े हुए इलेक्ट्रॉन के मध्य की डिस्टेंस क्या कहलाती है? एटॉमिक रेडियाई। इसको बोला जाता है एटॉमिक रेडियाई। तो डेफिनेशन क्या होगा इसकी? डेफिनेशन हो गई किसी परमाणु या आयन के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य की दूरी परमाणु त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या कहलाती है। जैसे इस तरीके से कोई एटम है, ये इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोश में, आउटर मोस्ट सब सेल के अंदर, ये होती है एटॉमिक रेडियाई। तो आपको पता है कि बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य की दूरी क्या कहलाती है? एटॉमिक रेडियाई। अब एटॉमिक रेडियाई को किस प्रकार से इफेक्टेड करती है उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।